Hello everyone, welcome back, and today we are going to discuss a new concept, that is the preference shares capital. Now हम जो पूरा चैप्टर देख रहे हैं उसमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल की चीज़ें देख रहे हैं, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल में मैंने आपको 3 से 4 चीज़ें बताई थी जो हमने देखना है। ये जो डायग्राम है ये याद रखना। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में हमने क्या क्या देखना है सर? कॉस्ट ऑफ कैपिटल में हम ये वाला पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, कॉस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। ये लॉन्ग टर्म डेट दो तरह के होते हैं, रिडीमेबल डेट और इरिडीमेबल डेट, और दोनों के फॉर्मूलेज मैं आपको बता चुका हूँ। इसके अलावा भी प्रेजेंट वैल्यू मेथड, अमोर्टाइजेशन, ये हम देख चुके हैं। अब मैं बात करता हूँ सर कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। डेट एक तरीका है कंपनी में पैसा जोड़ने का ताकि हम इन्वेस्टमेंट कर सके मार्केट में, और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी एक तरीका है पैसा कंपनी में लाना का। अब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है जिसमें प्रेफरेंस शेयर्स कंपनी मार्केट में बांटती है, या पेपर फॉर्म में होता है ये, अभी तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होगा। तो एक तरह से जो भी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल खरीदेगा उसको कंपनी की उतने हिस्से तक वो इंस्ट्रूमेंट में हिस्सेदारी मिलेगी। अब मान लो किसी बंदे ने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल खरीदा होगा, तो सामने वाला बंदा जब इन्वेस्ट कर रहा है हमारी कंपनी में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल खरीद के, तो उसको कुछ ना कुछ रिटर्न चाहिए होगा। फ्री में तो कोई इन्वेस्टमेंट करेगा नहीं, तो वो रिटर्न जो उसको जाता है उसको कहते हैं प्रेफरेंस डिविडेंड। जैसे डेट के केस में इंटरेस्ट दिया जाता है, उसने डेट खरीदा, डिबेंचर्स खरीदे मेरे कंपनी के, तो मैं उसे इंटरेस्ट दूंगा एज एन इनकम, और इसको जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल खरीदा उसको प्रेफरेंस डिविडेंड दिया जाता है। सो दिस इज व्हाट द डिफरेंस इज। सो प्रेफरेंस डिविडेंड इनको दिया जाएगा, प्रेफरेंस शेयर्स वालों को। ठीक है, कुछ बातें हैं हम कंप्लीट करते हैं, आगे ध्यान देंगे आप। अब आप मेरे साथ में पढ़िए। सबसे पहली लाइन में आपको बताता हूँ, द प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होल्डर्स आर पेड डिविडेंड एट अ स्पेसिफाइड रेट ऑन फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर। जैसे डिबेंचर में भी फेस वैल्यू होती है, वैसे प्रेफरेंस शेयर में भी फेस वैल्यू होती है, और उन पे फेस वैल्यू पे प्रेफरेंस डिविडेंड दिया जाता है। जैसे मैं बोलता हूँ कि 10% लॉन्ग टर्म डेट है, वैसे ही 10% प्रेफरेंस शेयर्स बोलूँ तो वो 10% जो है फेस वैल्यू पे लगेगा, जो अमाउंट आएगी प्रेफरेंस डिविडेंड की और जो बांटी जाएगी। उसके बाद पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, ध्यान देंगे, पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स इज नॉट मैंडेटरी। अब ये एक डिफरेंस है डिबेंचर्स में और प्रेफरेंस में। डिबेंचर में इंटरेस्ट देना कंपलसरी है, लेकिन डिविडेंड के केस में, प्रेफरेंस शेयर्स के केस में प्रेफरेंस डिविडेंड देना कंपलसरी नहीं है। लेकिन बट से कहानी बदलती है। इक्विटी शेयर होल्डर को अगर आप डिविडेंड दे रहे हो तो उसके पहले प्रेफरेंस वालों को डिविडेंड देना जरूरी है, इसीलिए उसका नाम पड़ता है प्रेफरेंस शेयर। प्रिफर करना मतलब किसी और के बजाय पहले इनको प्रिफर किया जाता है, पहले इनको दी जाती है वो चीज। सो डेट, अब ये 3 हिस्सा मान लो आप, इक्विटी, डिबेंचर और इक्विटी, प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर। सबसे नीचे कौन है? डिबेंचर, इनको कंपलसरी है इंटरेस्ट देना। उसके बाद आते हैं प्रेफरेंस, तो इनको देना पड़ेगा प्रेफरेंस शेयर्स, प्रेफरेंस डिविडेंड। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप इक्विटी दे रहे हो डिविडेंड, इक्विटी वालों को डिविडेंड दे रहे हो लेकिन प्रेफरेंस वालों को प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं दे रहे हो। सो कंपलसरी नहीं है। इक्विटी वालों को नहीं दिया तो प्रेफरेंस वालों को भी मत दो, चलेगा, लेकिन इक्विटी वालों को दे रहे हो, प्रेफरेंस वालों को नहीं दे रहे हो तो नहीं चलेगा सर, आपको प्रेफरेंस वालों को पहले देना पड़ेगा। आगे, द पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर नॉट चार्ज्ड एज एक्सपेंस। ये दूसरा डिफरेंस है डिबेंचर्स और प्रेफरेंस शेयर्स का। डिबेंचर्स और प्रेफरेंस शेयर्स का ये दूसरा डिफरेंस है। डिबेंचर में इंटरेस्ट के आगे अपन 1 - टैक्स लगाते थे, क्योंकि वो इंटरेस्ट मैं खर्चे के रूप में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर सकता था, लेकिन खर्चे के रूप में कर सकता था, जिससे मेरा प्रॉफिट कम हो जाता था और मेरा टैक्स की लाइबिलिटी भी कम हो जाती थी। प्रेफरेंस शेयर्स में, प्रेफरेंस डिविडेंड में क्या होता है कि आप प्रेफरेंस डिविडेंड एक्सपेंस के, प्रॉफिट के अगेंस्ट में चार्ज नहीं कर सकते, मतलब आप एज एन एक्सपेंस चार्ज नहीं कर सकते उसको, और उस पर आपको कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसी लाइन के साथ में एक चीज़ याद रखना कि जो डिबेंचर वाले फॉर्मूले हैं, जो वो जब प्रेफरेंस शेयर्स में आप लगाओगे तो उसमें से 1 - टैक्स जो डिबेंचर में हुआ करता था, रिडीमेबल हो या इरिडीमेबल हो, वो अब प्रेफरेंस शेयर्स वाले फॉर्मूले में नहीं दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई टैक्स की सेविंग
नहीं हो रही है। तो ये दो डिफरेंस समझ में आ गया आपको डिबेंचर और प्रेफरेंस शेयर में। आगे, हेंस डिविडेंड पेड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स डज नॉट रिड्यूस द टैक्स लायबिलिटी ऑफ द कंपनी। ये पहले वाले पॉइंट को ही सपोर्ट करता है। लाइक द डिबेंचर, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कैन बी कैटेगराइज्ड एज रिडीमेबल और इरिडीमेबल। ये सिमिलैरिटी है। डिबेंचर के दो हिस्से होते हैं, रिडीमेबल और इरिडीमेबल। प्रेफरेंस शेयर्स को भी आप दो तरीके से बांटा जा सकता है। प्रेफरेंस शेयर्स कुछ रिडीमेबल हो सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स इरिडीमेबल भी हो सकते हैं। अब इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब क्या है? अगर मैंने आपको इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स दिए हैं और आपने इन्वेस्टमेंट किया है उसमें, इसका मतलब ये प्रिंसिपल की वैल्यू जो आपने मुझे दी है ये आपको वापस कभी नहीं होगी। जन्मों जन्मों तक मैं आपको प्रेफरेंस डिविडेंड देता रहूंगा, क्योंकि मैं आपको प्रिंसिपल वापस नहीं कर रहा हूं। इसका मतलब मैं प्रेफरेंस डिविडेंड भी आपको हमेशा देता रहूंगा। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं? रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स यानी आज अगर इश्यू किए गए तो एक मेच्योरिटी होती है उसकी, 20 साल, 10 साल, 30 साल, उसके बाद वो खत्म हो जाते हैं और आपको आपका प्रिंसिपल वैल्यू जो फेस वैल्यू है वो वापस दे दिया जाता है। सो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स में एक टाइम लिमिट होती है, इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स में टाइम लिमिट नहीं होती। रिडीमेबल में आप बोल सकते हो मेच्योरिटी होती है, लेकिन इरिडीमेबल में कोई मेच्योरिटी पीरियड नहीं होता। आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है सर फॉर्मूले की, तो मैं आपको बहुत ही सिंपल से तरीके से बताता हूँ। ये जो क्वेश्चन नंबर 13 और 14 है ये इसी में आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। आओ सर। तो हमने बात की थी सर प्रेफरेंस शेयर्स की। प्रेफरेंस शेयर्स की जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालनी है उसको हम केपी के नाम से जानते हैं। जैसे कॉस्ट ऑफ डेट को केडी बोलते थे, वैसे ही केपी। अब ये केपी दो चीज़ों के लिए निकाला जा सकता है, रिडीमेबल और इरिडीमेबल, ठीक है। रिडीमेबल के केस में क्या हो गया, केपी इज इक्वल टू रिडीम हो रहा है यानी कि टाइम लिमिट है, यानी कि सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो डेट में यूज़ किया था। अब यहाँ पे आएगा आपका डिविडेंड, इंटरेस्ट नहीं आएगा, डिविडेंड आएगा। आप इसको बोलो प्रेफरेंस डिविडेंड। सो मैं उसको लेता हूँ पीडी, प्रेफरेंस डिविडेंड। मैं आपको पहले वो वाला फॉर्मूला लिख देता हूँ। केडी वाला क्या था, इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स था ना। यार चलो यार, जगह नहीं बचेगी यहाँ पे, मैं कहीं और लिखता हूँ। रिडीमेबल के केस में इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स प्लस रिडम्पशन वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड्स डिवाइडेड बाय टाइम लेते थे, और यहाँ पे रिडम्पशन वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड्स डिवाइडेड बाय 2 लेंगे। रिडीमेबल के केस में ये था कि इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स, इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स लेते थे और यहाँ 1 माइनस टैक्स करते थे। सेम फॉर्मूला है सर जो आपको अब ऊपर लेना है, इंटरेस्ट की जगह आप रख दो प्रेफरेंस डिविडेंड। सो और 1 माइनस टैक्स हट जाएगा क्योंकि अब यहाँ पे कोई टैक्स की सेविंग आपको नहीं हो रही है। प्रेफरेंस डिविडेंड, रिडम्पशन वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड्स डिवाइडेड बाय टाइम, जितना है 5 साल तो 5 साल, 10 साल तो 10 साल, रिडम्पशन वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड्स डिवाइडेड बाय 2। इरिडीमेबल है तो आप यहाँ ले लोगे प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स। 1 माइनस टैक्स इस केस में नहीं आएगा। अब मैं आपको फिर से याद दिला देता हूँ, मैंने डिबेंचर के केस में भी बोला था और मैं अभी भी बोलता हूँ, इरिडीमेबल कॉस्ट ऑफ डेट जो दिख रहा है आपको, इसमें सर सिर्फ प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स आ रहा है। सर नीचे नेट प्रोसीड्स तो ठीक है, लेकिन ऊपर में रिडीमेबल के केस में प्रेफरेंस डिविडेंड था और कैपिटल एप्रिसिएशन भी था, रिडम्पशन वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड्स। नीचे वाले केस में रिडम्पशन वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि नीचे वाले केस में रिडम्पशन की वैल्यू कोई है ही नहीं। रिडीमेबल जब रिडीम हो ही नहीं रहा, रिडीम कभी हो ही नहीं रहा, मैच्योर कभी हो ही नहीं रहा, इसका मतलब कोई रिडम्पशन वैल्यू ही नहीं है, आपको पैसा वापस दिया ही नहीं जा रहा है वो, तो वो चीज़ कंसिडर करने की क्या ज़रूरत है? कैपिटल एप्रिसिएशन नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, पैसा आपको एक बार दे दिया और वापस मिला तो दोनों का डिफरेंस आप निकालोगे ना, कैपिटल एप्रिसिएशन। इरिडीमेबल के केस में तो आप सिर्फ पैसा दे रहे हो, वापस तो कभी मिल ही नहीं रहा। सो दिस इज़ वॉट द एंटायर थिंग इज, दिस इज कॉल्ड एज कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। तो इसमें हमारा पूरा कवर अप हो गया और मैक्सिमम चीज़ें सेम थी। दो डिफरेंस याद रखना डिबेंचर में और प्रेफरेंस में। एक तो पहली चीज़ ये इंटरेस्ट वाली आती है, ध्यान देना,
पहली बात तो इंटरेस्ट की जगह अपना प्रेफरेंस डिविडेंड लेता है, और दूसरा 1 माइनस टैक्स डिबेंचर में अप्लीकेबल है लेकिन उधर अप्लीकेबल नहीं है प्रेफरेंस शेयर्स में, ठीक है, क्योंकि टैक्स सेविंग प्रेफरेंस डिविडेंड पे नहीं पॉसिबल। सो दिस इज इट। अगले वाले लेक्चर में हम इस पे क्वेश्चंस देखते हैं कुछ, और इसको सॉल्व कैसे कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स निकालते हैं ये हम देखेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए आपको आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया हो, नोट डाउन कर लो ये इतनी सारी चीज़ें, उसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। बाय बाय।